हाँ जी, तो काफी समय के बाद म्यूचुअल फंड एनालिसिस को एक बार फिर से स्टार्ट करा जाता है। ठीक है। एंड इस पर्टिकुलर सेशन में हम ये समझेंगे कि म्यूचुअल फंड के जो रिटर्न्स हैं उनको मेजर कैसे करा जाता है। ठीक है। सो बेसिकली ये जो पर्टिकुलर मॉड्यूल है इसमें मैं इन सब चीज़ों पे कवर करने वाला हूँ। ठीक है। सबसे पहले आपको अगर ऐसा लग रहा है कि सर ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक है मेरे लिए, तो आप ये वाला पर्टिकुलर वीडियो स्किप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट क्या होता है ना यार, ये सब चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। ये जब तक क्लैरिटी नहीं आएगी ना तब तक कुछ होने नहीं वाला है आगे। ठीक है। तो अपन है ना इस पर्टिकुलर सेशन में वी विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ रिटर्न्स, एब्सोल्यूट रिटर्न, XIRR और CAGR, कब कौन सा यूज करना है। ठीक है। किसके क्या शॉर्टकमिंग्स है, कब कौन सा यूज नहीं करना है। सर फॉर एग्जाम्पल से कि मुझे एनालिसिस करना है मेरे खुद के म्यूचुअल फंड का, या फिर मुझे लोगों को एडवाइस करना है फ्यूचर में जाके, तो क्या मुझे इस पर्टिकुलर रिटर्न का कैलकुलेशन करते आना चाहिए क्या? देख भाई, करते आने की जरूरत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आपको उसके पीछे का मैथमेटिक्स समझ में आना चाहिए। ठीक है, कि वो कैसे काम कर रहे हैं। एंड बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें हम समझेंगे कि रोलिंग रिटर्न्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है, और इसी के साथ हम समझेंगे कि पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न क्या का मतलब होता है। ठीक है। अब ध्यान से समझना थोड़ा, ये जो तीन चीजें हैं ना, एक्सपेंस रेशो, बेंचमार्किंग और एग्जिट लोड, इसमें ये भी आपकी मेजरमेंट में मदद करता है। बट एक्सपेंस रेशो और एग्जिट लोड है ना, ये ऐसे हैं जो आपके रिटर्न को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, दे इफेक्ट योर रिटर्न्स। और इसीलिए मैंने इन सबको एक ही साथ लिया हुआ है। हालांकि ये तीनों पे मैं अगले सेशन में बात करूंगा, आज हम इन दोनों पे बात करते हैं। ठीक है। मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको सबसे सिंपलेस्ट तरीके से। आप भी पूरे कंसंट्रेशन के साथ मेरे साथ बैठना। सेशन छोटा ही होगा, बहुत ज्यादा लंबा सेशन नहीं है। ठीक है। बट आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करना कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। नाउ सबसे पहले तो सर ये जो चार्ट है, इस चार्ट का मतलब क्या है? देख यार, अपन जब भी इन्वेस्टमेंट करेंगे म्यूचुअल फंड में, ठीक है, तो हम दो तीन तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब या तो मैं, सिंपल सी बात है कि मैं एक तो लमसम इन्वेस्ट कर दूं, या मैं SIP STP से इन्वेस्ट कर दूं। अपन ने कवर किया SIP STP क्या होता है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ट्रांसफर प्लान। ठीक है। अब समझना कि अगर आपने मान लीजिए एक लमसम इन्वेस्टमेंट किया है और आपको इन्वेस्ट करे हुए 1 साल से कम का समय हुआ है, और आपको उस म्यूचुअल फंड का रिटर्न कैलकुलेट करने को बोला है कि मुझे रिटर्न निकाल के दो, तो आप एब्सोल्यूट रिटर्न की तरफ जाओगे। वैसे ही आपने अगर लमसम रिटर्न, लमसम इन्वेस्टमेंट किया है म्यूचुअल फंड में, और आपका जो टेनोर है दैट इज मोर देन 1 ईयर, तब आपको अगर कोई रिटर्न निकालने बोलते हैं या हमें खुद एनालिसिस करना है, तो हम CAGR की तरफ जाएंगे। अगर आपको SIP लगाया है, STP लगाया है, एंड द टेनोर इज लेस देन 1 ईयर, तो भी मैं एब्सोल्यूट रिटर्न पे जाऊंगा। अगर SIP STP है और टेनोर इज मोर देन 1 ईयर, ठीक है, तो आप XIRR पे जाओगे। मैं इसको और ज्यादा सिंप्लीफाई कर देता हूं आपके लिए, ऐसे समझ लेना। टेनोर, ठीक है, दिस इज मोर देन 1 ईयर, और ये लेस देन 1 ईयर। अगर लेस देन 1 ईयर है तो आप सिर्फ और सिर्फ एब्सोल्यूट रिटर्न्स पे जाओगे। अगर टेनोर मोर देन 1 ईयर है तो आप ये देखोगे कि मैंने क्या लमसम किया है या मैंने SIP लगाई है। अगर आपने लमसम करा है तो आप CAGR निकालेंगे, अगर आपने SIP करी है तो आप XIRR निकालेंगे। समझना एक मिनट, मेरे को सर समझ में नहीं आया आपने अभी तक बोला क्या है, क्या होता है CAGR, XIRR, एब्सोल्यूट रिटर्न? वही समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, इन दिस पर्टिकुलर सेशन। आपको अगर अभी तक काम अच्छा लगा हो तो प्लीज थोड़ा सा इंकरेजमेंट जरूर देना। ठीक है। नाउ देखो जरा, थोड़ा सा आपको पुराने जमाने में लेके जाते हैं, एकेडमिक जैसे आप पढ़ते थे ना, थोड़ा सा वहां से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। मान लीजिए कि आपने 1 जनवरी 2023 को 50,000 रुपए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए, या आपने आपके क्लाइंट के 50,000 रुपए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए, और क्लाइंट 7 अगस्त को आपके पास आ गया और आपको ये बोलता है कि यार मेरी वैल्यू जो आ रही है फंड की वो तो 75,000 आ रही है,
आप मुझे ये बताओ कि हमने रिटर्न कितना जनरेट किया है। अब अपने को सिर्फ वही लिटमस टेस्ट लगाना है, 1 जनवरी से 7 अगस्त, ये जो पीरियड आता है दिस इज लेस देन 1 ईयर, ये पीरियड है लेस देन 1 ईयर। तो मैं कैलकुलेट क्या करूंगा, एब्सोल्यूट रिटर्न। अब एब्सोल्यूट रिटर्न कैलकुलेट कैसे किया जाता है थोड़ा सा समझना, ठीक है। एब्सोल्यूट रिटर्न ऐसे कैलकुलेट किया जाता है कि अभी मेरी करंट वैल्यू क्या है डिवाइडेड बाय मेरी इन्वेस्टेड वैल्यू क्या है, ठीक है, -1। सर ये -1 का लॉजिक मेरे को आज तक समझ में नहीं आया, सीरियसली किसी ने नहीं बताया आज तक कि -1 क्यों करा जाता है। मैं बताऊंगा आपको, आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, बस इधर ध्यान देना सब लोग, पूरा अटेंशन मुझे इधर चाहिए। अभी 2 मिनट के लिए आपका पूरा अटेंशन यहां चाहिए। तो करंट वैल्यू है मेरी 75,000 और मेरी इन्वेस्टेड वैल्यू है 50,000। ये जीरो से ये जीरो, 0, 0, 0, 0, 0, 1 और ये आ रहा है 1.5। अब देखो आप, अगर आप -1 नहीं करते हैं तो आपका आंसर क्या आ रहा है यहां पर, आपका आंसर आ रहा है 1.5। मैं इसको थोड़ा सा अलग कलर से लिख देता हूं ताकि वो रिकॉग्नाइजेबल रहे, समझना। अब 1.5 का मतलब पता है क्या है, 1.5 का मतलब यह है कि मेरा 1 रुपया मेरा 1.5 रुपया बन गया। तो बोले भाई 1 रुपया 1.5 रुपया बन गया, वो तो समझ में आया, तू मेरे को परसेंटेज टर्म्स में रिटर्न बता। तो परसेंटेज टर्म्स में रिटर्न निकालने के लिए मुझे -1 करना पड़ता है। 0.5 इज इक्वल्स टू 50%। तो मैं ये बोलूंगा कि आपने जो 1 जनवरी को पैसा लगाया था वो 50% से बढ़ चुका है 7 अगस्त तक। क्या ये चीज आप सब लोगों को प्रॉपरली समझ में आई है, ठीक है। इसमें कुछ ऐसा कोई जादूगरी थी भी नहीं, थोड़ा सा समझना। सर एसआईपी बताओ आप कि एसआईपी के अंदर एब्सोल्यूट रिटर्न कैसे कैलकुलेट होगा। बहुत सिंपल है। देखो यार, एब्सोल्यूट रिटर्न बिल्कुल वैसे ही कैलकुलेट होता है हमेशा जैसा मैंने अभी बताया, वेदर इट इज अ लमसम अमाउंट और एसआईपी। आपको एब्सोल्यूट रिटर्न तब निकालना है अपने तुणीर में से, तुणीर मतलब वो जो राम जी पीछे रखते थे, ठीक है, द बास्केट ऑफ एरो, ठीक है। तो अपने तुणीर आपके आर्सेनल में से आपको एब्सोल्यूट रिटर्न तब निकालना है जब आपका पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लेस देन 1 ईयर। द मोमेंट योर पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मोर देन 1 ईयर, आप या तो सीएजीआर पे जाएंगे या एक्सआरआर पे जाएंगे। तो सर ये एब्सोल्यूट रिटर्न का एसआईपी बता दीजिए आप। इन्वेस्टर इन्वेस्ट 5,000 एवरी मंथ, 5,000 रुपए हर महीना इन्वेस्ट करता है वो, ठीक है। म्यूचुअल फंड में एसआईपी डल रही है। 6 महीने के बाद आफ्टर 6 मंथ उसके वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया 35,000, ठीक है, 35,000 उसका वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट हो चुका है, समझिए। तो अब मुझे अगर एब्सोल्यूट रिटर्न निकालना है तो फिर से वही फॉर्मूला है, सिंपल सी बात है, करंट वैल्यू डिवाइडेड बाय इन्वेस्टेड वैल्यू। करंट वैल्यू कितनी आ रही है, 35,000। इन्वेस्टेड वैल्यू कितनी आपकी 5,000 इंटू 6, तो ये मेरा आ गया 35,000 बाय 30,000 -1, तो ये आपका कुछ आएगा 16.67%। अब यहां पर है ना, एब्सोल्यूट रिटर्न में एक छोटी सी प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है, और वो आप देखोगे तो वो सीएजीआर और एक्सआरआर में भी आती है, बट उसको अपन थोड़ा सा आगे डिस्कस करते हैं। उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही रोलिंग रिटर्न है, ठीक है। नाउ मैंने सीएजीआर रिटर्न्स निकालो, मेरे को बताओ निकाल के, लमसम इन्वेस्टमेंट मतलब क्या है, मैंने 1 साल से ज्यादा टाइम के लिए इन्वेस्ट किया है। मैंने मेरे पापा से पैसा लिया था 1 जनवरी 2018 को, 50,000 रुपए मैंने लिए थे पापा से 1 Jan 2018 को, ठीक है, कि मैं उसको म्यूचुअल फंड में डालूंगा। आज सर 4 साल हो गए, आफ्टर 4 इयर्स, क्या ये पीरियड 1 साल से ज्यादा का हो चुका है क्या? बिल्कुल सही है, बिल्कुल 1 साल से ज्यादा का पीरियड हो चुका है। तो जब ये 1 साल से ज्यादा का पीरियड हो चुका है तो इन्वेस्टमेंट जो है ना, दैट हैज ग्रोन टू 90,000। तो इन्वेस्टमेंट मेरा बढ़ के 90,000 हो गया, समझिए। अब मुझे ये रिटर्न निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा? अब देखना यार, हम अगर एब्सोल्यूट रिटर्न पहले निकालते हैं, पहले एक बार एब्सोल्यूट रिटर्न निकाल के देख लेते हैं।
ठीक है, तो एब्सोल्यूट रिटर्न क्या होगा, 90,000 डिवाइडेड बाय 50,000 -1। समझ में आ रहा है? तो ये कितना आएगा आपका, क्लोज टू 80%। समझिए, तो आप क्या ये बोल सकते हो कि मैंने 80% रिटर्न कमाया है? आपने 80% रिटर्न जरूर कमाया है, बट वो 80% रिटर्न आपने पूरे 4 साल में कमाया है। इसमें कोई करतब नहीं है। समझ रहे हो आप? ये इनफैक्ट अगर आप देखोगे ना, जब भी हम 1 साल से, और ये समझना ध्यान से, यहीं पर ही पूरा गेम छुपा हुआ है। जब भी मैं 1 साल से बड़े पीरियड में जाता हूं ना, मेरा एब्सोल्यूट रिटर्न मेरे को फ्लॉड रिजल्ट देता है। पता है कैसे फ्लॉड रिजल्ट देता है? समझना, क्या ऐसा हो सकता है क्या कि आप से फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको बताता हूं, ये ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ये आपके 50,000 थे यहां पर। मान लो यहां पर ये 51 के बने, इधर 52 के बने, यहां पर वापस 51 के हो गए, गिर गया रिटर्न, और लास्ट में फट गया बहुत बुरी तरीके से, और ये 90 के बन गया। समझ रहे हो आप? तो आपका जो मेजॉरिटी रिटर्न आ रहा है ना, वो यहां पर से आता है, इस जगह से आ रहा है, लास्ट के 1 साल के पीरियड से आ रहा है। ठीक है, अब समझना, मैं सीएजीआर जब निकालूंगा तो मैं कैसे निकालता हूं। से फॉर एग्जाम्पल मुझे सीएजीआर निकालना है, मैं भी आपको इसको एक्सेल में भी करके बताऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, तो सीएजीआर में निकालूंगा तो मैं कैसे निकालूंगा पता है? मैं लूंगा यही 90,000 डिवाइडेड बाय 50,000। फिर आप क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट लगाएंगे, और यहां पर मैं 1 बाय कितने साल है, 4 इयर्स, तो 4 -1 का फंडा आपको समझ में आ ही चुका है। ठीक है, ये जो रिटर्न मैंने कमाया है ना, ये मैंने 4 साल के दौरान कमाया है, तो एक्चुअली में ये √4 होना चाहिए। तो √4 को आप सिंप्लीफाई करके टू द पावर 1/4 भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, नाउ आप अगर इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 15.82%। अब ये 15.82% पता है मुझे क्या बोलता है? ये मुझे ये बताता है कि मैंने हर साल मेरे इन्वेस्टमेंट को ऑन एन एवरेज कितने परसेंट से ग्रो करा है। समझना मेरी बात, ध्यान से सुनना। जैसे कि मान लो, 1 मिनट के लिए मान लो कि आपको दिल्ली से मुंबई जाना है ना, दिल्ली से बॉम्बे जाना है, और 1 मिनट, मान लीजिए ये जो डिस्टेंस है ये 2000 किलोमीटर है। अब इसमें कोई नक्काशी मत दिखाना, मैंने ऐसे एक एग्जाम्पल दे दिया, 2000 किलोमीटर है। और आपको पता है कि आप जब यहां से चलोगे तो बीच में कोटा आएगा, ठीक है, फिर रतलाम आएगा, ठीक है, रतलाम करके एक जगह आएगी, फिर सूरत आएगा, और फिर फाइनली आप बॉम्बे पहुंच जाओगे। अब देखना, आपने मान लीजिए ये वाला जो दिल्ली से कोटा का ड्राइव था, ये आपने 100 किलोमीटर की स्पीड पे तय किया। ये वाला आपने से फॉर एग्जांपल 90 किलोमीटर की स्पीड पे तय किया। ये वाला आपने से फॉर एग्जांपल 100 किलोमीटर की स्पीड पे तय किया, और ये वाला 110 किलोमीटर की स्पीड पे तय किया। सुनिए मेरी बात, ठीक है, आपके पास ये अलग अलग डेटा पॉइंट है। जब आपसे कोई पूछता है कि तू दिल्ली से बॉम्बे कितने टाइम पे आया, ठीक है, तो आप उसको क्या अलग अलग चीजें बताते हो क्या? नहीं, आप क्या बोलोगे पता है? देख यार, ऑन एन एवरेज मैंने गाड़ी खींची और मैं मोटा माटी से फॉर एग्जांपल 20 आवर्स में यहां पहुंच गया, तो आप उसको बोलोगे कि मैं 2000 किलोमीटर्स को 20 आवर्स में पहुंचा, तो तू मान के चल कि मैं 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ड्राइव करा और मैं सीधे इधर आ गया। सीएजीआर बिल्कुल वैसा ही है। ये आपको ये बताता है कि आपका जो रिटर्न है, ठीक है, आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो कितने परसेंट से ग्रो कर रहा है। समझना, ये जो वर्ड लिखा है ना मैंने यहां पर, रिटर्न, व्हाट इज द रिटर्न ऑन दिस इन्वेस्टमेंट, दिस रिटर्न वर्ड इज रॉन्ग। ये रिटर्न वर्ड गलत है। यहां पर पता है एक्चुअली में क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए कि व्हाट इज द ग्रोथ ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट, कि आपका इन्वेस्टमेंट कितने परसेंट से ग्रो कर रहा है। ये मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना, ना कि मैं एक एब्सोल्यूट लेवल पे जाके रिटर्न देखूं। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। देखो यार, ये कोई बहुत ऐसी चीज नहीं है जो जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो और आपको समझने में बहुत ज्यादा बॉटल नेक क्रिएट करे। ठीक है सर, अब थोड़ा सा मुझे बताओ कि सीएजीआर मेरे को बेसिक समझ में आया। आपने बताया कि लमसम जब होता है, ठीक है,
तो अगर लमसम 1 साल से ज्यादा का टाइम है तो मैं सीएजीआर निकाल लूंगा। अब देखना यार, लमसम में सीएजीआर निकल जाता है, एसआईपी में एक्सआईआरआर निकलता है। अपन एक्सेल पे जा ही रहे हैं, बस मेरे को कॉन्सेप्ट क्लियर करने दो, मैं तुरंत एक्सेल पे जा रहा हूं। ठीक है, तो क्या मैं लमसम पे एक्सआईआरआर नहीं निकाल सकता? कि निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सुनना, क्या मैं एसआईपी पे सीएजीआर नहीं निकाल सकता? क्या बिल्कुल निकाल सकता है, कोई समस्या नहीं है। प्रॉब्लम बताऊं क्या होती है? प्रॉब्लम ये होती है कि सीएजीआर जो होगा ना, वो आपका ये रिटर्न बताएगा कि आपने ईयर 0 पे इन्वेस्ट किया एक बार, ठीक है, इन्वेस्ट को अपन माइनस में लिखते हैं, और मान लो 4th ईयर में ये पैसा आपको वापस मिल गया, अपन इसको प्लस में लिख देते हैं। 4th ईयर में पैसा वापस मिल गया तो अपन इसको प्लस में लिख देते हैं। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, एक बार जब ऐसा मैं करता हूं ना, तब मैं उसका सीएजीआर निकाल सकता हूं कि मैंने एक ही बार पैसा लगाया है, बस मैं बार बार पैसा नहीं लगा रहा हूं। लमसम में क्या होता है, एसआईपी के अंदर सॉरी क्या होता है, अब इसमें क्या बोल रहा है इन्वेस्टर, जरा थोड़ा सा ध्यान से सुनो, कि एक इन्वेस्टर ने 5,000 रुपए महीने इन्वेस्ट करा एक म्यूचुअल फंड में 20 महीने के लिए, 20 मंथ्स, और 20 महीने के बाद उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो आ रही है वो 1,20,000 आ रही है। अब मुझे एक बात बताओ, आपने जो टोटल इन्वेस्टमेंट करा है वो आपने 1 लाख करा है, 5,000 20 मंथ्स तक करा है, ना कि आपने 5,000 पूरा का पूरा ईयर 0 पे लगा दिया है। आपने ऐसा थोड़ा ना करा है कि आपने 1 लाख रुपीज जो है ये पूरा का पूरा आपने ईयर 0 पे लगा दिया, ऐसा तो नहीं करा है आपने। और यहां पर आप बैठे हो कि आफ्टर 20th मंथ में ये इसकी वैल्यू बढ़ के 1,20,000 हो गई। दिस इज नॉट हाउ इट इज वर्किंग। एक्चुअली में एक ऐसे वर्क करा है, पता है, ये ऐसे वर्क किया है, दिस इज 20th मंथ, कि आपने यहां पर 5 के डाले, इधर 5 के डाले, इधर 5 के डाले, इधर 5 के डाले, इधर 5 के डाले, आपने हर जगह पर 5 के डाले, और लास्ट में आपकी जो टोटल वैल्यू बन रही है वो 120K की बन रही है। तो सर ये मैंने तो पैसा बार बार मेरी पॉकेट से डाला है, यहां पर मैं सीएजीआर थोड़ा ना कैलकुलेट कर पाऊंगा, यहां पर मुझे एक्सआईआरआर कैलकुलेट करना पड़ेगा। एक्सआईआरआर जो होता है ना, वो एक्सआईआरआर को बोला जाता है एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। अच्छा, मैं एक चीज और बता देता हूं आपको, आप लोग जान के हैरान रह जाओगे। एक्सआईआरआर जो है ना, एक्सआईआरआर इज नॉट अ फाइनेंस कॉन्सेप्ट। फिनेंस में एक्सआईआरआर एग्जिस्ट करता ही नहीं है। आपको पता है एक्सआईआरआर जो है ना, इट इज अ एक्सेल फॉर्मूला, दैट्स इट। ये एक एक्सेल का फॉर्मूला है, एक एक्सेल का फंक्शन है, बट ये एक्सेल का फंक्शन इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया है, इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया है दैट पीपल यूज टू रेफर इट इन कॉमन पार्लेंस। लोग अब उसको नॉर्मली फाइनेंस से भी जोड़ने लग गए। ठीक है, मैं आपको आगे लेके जाऊं, इससे बेटर है कि मैं अब आपको सीधे एक्सेल पे लेके जाता हूं, ताकि आपको चीजें बहुत बेटर तरीके से समझ में आए। देखना, अभी ये थोड़ा सा ध्यान रखो, ये सेम चीज अपन एक्सआईआरआर निकालने की कोशिश करते हैं यहां पर। ठीक, चलिए मैं पहले खुद को सेट कर देता हूं नीचे। इधर स्क्रीन हिल डुल रही है क्या ज्यादा? हाँ, इधर इधर देखिए, 1 जन 2020 से फॉर एग्जांपल 2020 ले लिया मैंने। देखिए मैंने क्या करा है, मैंने यहां पर 1 जनवरी से, मैं खुद को ऊपर कर देता हूं, मैंने क्या करा है यहां पर, मैंने 1 जनवरी 20 से 1 दिसंबर 21 तक ऑलमोस्ट क्लोज टू 23 मंथ्स 24 मंथ्स मैंने लिए यहां पर। ठीक है, 24 महीने मैंने लिए। अब अपन देखते हैं कि 24 नहीं, इसको 20 ही कर लेते हैं, चलो हटा दो, 20 मंथ्स कर लेते हैं। तो अपन ने 20 मंथ्स लिए यहां पर। ठीक है, हमने हर महीने 5,000 रुपए डाले हैं। अब जब मेरे पॉकेट से जाता है रिटर्न, ठीक है, जब मेरे पॉकेट से अमाउंट जाता है तो मैं उसको नेगेटिव में लिखूंगा। तो मैंने ये पूरे के पूरे नेगेटिव कर दिया इसको 5,000, और यही डेट है। इस डेट पे मेरी क्या वैल्यू आ रही है टोटल? मेरी वैल्यू आ रही है पॉजिटिव 1,25,000। समझना, पॉजिटिव क्यों? क्योंकि अगर मैं वो अमाउंट आज निकाल लेता हूं तो मेरे पॉकेट में आ जाएगा, मेरे पॉकेट से जब जा रहा है, इन्वेस्ट हो रहा है, तो नेगेटिव में जाएगा। अब है ना सर, मुझे इसका एक्सआईआरआर कैलकुलेट करना है।
वी नीड टू कैलकुलेट एक्स आई आर आर ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। तो एक्स आई आर आर का सीधा सीधा फॉर्मूला है, इसमें है ना आप पहले वैल्यूज डालोगे। सबसे पहले वैल्यूज पूछ रहा है आपसे, तो सारी की सारी वैल्यूज डाल दो यहाँ पर, हेडिंग नहीं लेना है, कॉमा। फिर उसके बाद वो डेट्स पूछ रहा है, तो डेट्स आप यहां पर डेट्स डाल दीजिए और इंटर कर दीजिए। आप देख रहे हो यहां पर क्या निकल रहा है, 31.14। समझ रहे हो आप, 31.14। इसका मतलब ये है कि आपने जो हर साल हर महीने 5-5 हजार रुपए डाले हैं फॉर नेक्स्ट 20 मंथ्स, ठीक है, और 20th मंथ में जाके आपको एक 25 मिल गया है, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो ऑन एन एवरेज हर साल पूरे टेनोर में, मतलब लेस देन 2 इयर्स ही हो रहे हैं, बट ईयर ऑन ईयर ग्रोथ उस पर 31.4% है। अब इसमें मैं आपको एक मैजिक दिखाता हूं, ठीक है। से फॉर एग्जाम्पल मुझे CAGR कैलकुलेट करना है। देखना सर, CAGR कैसे, कि मैंने 1 लाख रुपया डाला था सर, ठीक है, मैंने 1 लाख रुपया डाला था और वो बन गया मेरा 1,45,000 रुपये। कितने साल में बना? 4 इयर्स में बना। तो अपन 1/4 करते हैं ना, वैसा वे नहीं करेंगे। CAGR का फॉर्मूला क्या है? RRI। RRI में वो आपसे पूछता है NPER, ठीक है, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, बहुत छोटा है वो। तो सबसे पहले वो आपको पूछता है NPER। NPER का मतलब होता है नेट पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि आपका इन्वेस्टमेंट पीरियड कितना है, तो मेरा 4 है, ठीक है। फिर वो आपसे पूछता है कि प्रेजेंट वैल्यू क्या है। प्रेजेंट वैल्यू मतलब इन्वेस्टेड अमाउंट कितना है, तो मेरा इन्वेस्टेड अमाउंट था 1 लाख। और फिर वो आपसे पूछता है आपका फ्यूचर वैल्यू कितना है, तो फ्यूचर वैल्यू है आपका 145, और आप इंटर कर दोगे तो ये उसने आपका रिटर्न निकाला 9.73 या क्लोज टू 10% का रिटर्न। इसका मतलब ये है कि जो आपका 1 लाख रुपया 1,45,000 रुपया हुआ है ओवर अ पीरियड ऑफ 4 इयर्स, ठीक है, तो वो इन्वेस्टमेंट ऑन एन एवरेज हर साल 9.7% से ग्रो किया है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? नाउ प्लीज अंडरस्टैंड दिस। आपको क्या बेसिक समझ में आया? डिड यू गॉट द बेसिक्स ऑफ XIRR एंड CAGR? आपको कैसे देखो यार, आपको कैलकुलेशन करना आए ना आए, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, ठीक है, बट आपको उसके पीछे का मैथमेटिक्स समझ में आना चाहिए कि वो कब कहां पर क्या चीज यूज करते हैं, ठीक है। नाउ अगर अपन CAGR को XIRR को और CAGR को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, तो हम या कंपेयर करते हैं रादर, तो हम ये बोल सकते हैं मोटा मोटी कि XIRR जो है ना, दैट इज अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ CAGR। और अगर आप एक ही साल का लमसम इन्वेस्टमेंट का CAGR और XIRR निकालोगे, ठीक है, तो इट विल बी एब्सोल्युटली सेम, ठीक है। मैं आपको एक बार ये करके बता देता हूं, ठीक है। इधर ध्यान दीजिए थोड़ा सा, पूरा टेंशन यहां पर। मान लीजिए मैंने 1 जनवरी 2024 को या 2023 को मैंने 1 लाख रुपया डाला है, ठीक है, और 31 दिसंबर 2023 को वो पैसा बढ़ के 1,46,000 हो गया, 1,46,000 हो गया, ठीक है। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, अगर आप इसका एब्सोल्यूट रिटर्न निकालते हो, तो एब्सोल्यूट रिटर्न क्या आएगा इसका? बहुत सिंपल है, एब्सोल्यूट रिटर्न 1,45,000 कर दो इसको, इजी रहेगा, मतलब ऐसे तो सभी है, दिस डिवाइडेड बाय दिस -1, 45%। एब्सोल्यूट रिटर्न का 45% आ रहा है, बिल्कुल सही है। 2 मिनट देखना, अब मैं XIRR निकाल के बताता हूं आपको इसका। यहां पर XIRR के केस में नेगेटिव जाएगा ना, क्योंकि मेरी पॉकेट से 1 लाख लग गया है, लमसम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, और आया कितना मेरे पास? 1,45,000 आया, ठीक है। यहां पर XIRR का फॉर्मूला लगा देते हैं, वैल्यू, सबसे पहले वैल्यू, फिर डेट्स, देख रहे हो आप, इसको भी मैं 2 डिजिट तक लेके जाता हूं ब्रॉडली, ठीक है, ब्रॉडली दोनों फिगर्स बिल्कुल सेम आए हैं, समझ लो आप। तो क्या होता है, जब आप लमसम की बात करते हो और बिफोर 1 ईयर की बात कर रहे हो ना, तो बिफोर 1 ईयर में आप CAGR, XIRR, एब्सोल्यूट रिटर्न कुछ भी निकाल दोगे, सबसे सेम आएगा। आपको ये मैनिपुलेशन भी नहीं बोल सकते हैं इसको, आपको ये डिफरेंट चॉइसेस ऑफ कैलकुलेशन तब ऑप्ट करना है जब आपका मोर देन 1 ईयर आता है, ठीक है। अभी जरा थोड़ा सा समझना, अपन एक क्विक रिकैप करते हैं जो भी अपन ने अभी तक समझा है उसका, ठीक है, फटाफट एक क्विक रिकैप करते हैं और उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। जैसे हमको ये बोला है ऑप्ट फॉर एब्सोल्यूट रिटर्न फॉर लमसम, अगर इन्वेस्टमेंट जो है दैट इज अंडर 1 ईयर,
तो अगर 1 साल से छोटा इन्वेस्टमेंट है और लमसम है तो एब्सोल्यूट रिटर्न पे चले जा। ऑप्ट फॉर एब्सोल्यूट रिटर्न फॉर एसआईपी इन्वेस्टमेंट अंडर 1 ईयर, मतलब 1 साल से छोटा कोई भी इन्वेस्टमेंट है तो एब्सोल्यूट पे चले जा। चूज सीएजीआर फॉर लमसम इन्वेस्टमेंट एक्सीडिंग अ ईयर, जब भी सीएजीआर लमसम इन्वेस्टमेंट आप 1 साल से ज्यादा कर रहे हो तो वहां पर सीएजीआर आ जाएगा। सिलेक्ट एक्सआईआरआर फॉर एसआईपी इन्वेस्टमेंट ओवर ए ईयर, एसआईपी इन्वेस्टमेंट अगर 1 साल से बड़ा हो रहा है तो हम एक्सआईआरआर करेंगे। ये क्विक रिकैप है, आप इसको सेव करके रख लीजिए। सीएजीआर जो होता है ना वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो रिटर्न रिप्रेजेंट कर रहा है या परसेंटेज ऑफ ग्रोथ रिप्रेजेंट कर रहा है, रिटर्न रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। बोलचाल की भाषा में बोल देते कि मैं 17, यार समझो ना, आपने 10 साल पहले पैसा लगाया होता है 1 लाख रुपए टाइटन में, और वो 1 लाख रुपए आज बढ़ के 70 लाख रुपए हो गया होता, तो आप, और आपका सीएजीआर से फॉर एग्जाम्पल 30-40% निकल रहा है, तो आप क्या बोलोगे कि 30% से ग्रो, 30% रिटर्न है या 30% से ग्रो कर रहा है इन्वेस्टमेंट? विल से कि 30% से ग्रो कर रहा है इन्वेस्टमेंट, ना कि 30% टोटल रिटर्न है। और फिर फाइनली XIRR इज मॉडिफाइड वर्जन ऑफ CAGR, जो अपन ने भी देखा कि XIRR जो है दैट इज अ मैंने बोला XIRR इज नॉट अ फाइनेंस कॉन्सेप्ट, इट्स एन एक्सेल कॉन्सेप्ट। एंड CAGR और XIRR आइडेंटिकल आएंगे फॉर लमसम इन्वेस्टमेंट फॉर 1 ईयर। समझ में आ रहा है आप लोगों को? बिल्कुल क्लियर है। 1 मिनट इसमें देखो, मैं एक चीज और बताता हूं। जैसे मान लो, ऐसा मान लो कि ये आपका 2024 आ जाए, ठीक है। अब आप देखोगे ना तो ये एग्जैक्टली हाफ हो गया है। अब ये है ना, दोनों सेम नहीं आएंगे यहां पर कभी भी। कारण क्या है, 1 ईयर से ज्यादा एक्सीड हो चुका है ना ये, तो ये आपको अब ईयर ऑन ईयर रिटर्न बता रहा है, ठीक है। ध्यान रखना, ये इसीलिए बोल रहा हूं कि XIRR इज एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ CAGR, ठीक है। एक्सटेंडेड वर्जन मतलब इसके अंदर आपको ईयरली ग्रोथ बताने की कैपेबिलिटी तो है ही है, बट जब आप एक से ज्यादा समय इन्वेस्ट करते हो ना, उसका ग्रोथ बताने की कैपेबिलिटी भी है। CAGR में क्या ईयरली ग्रोथ बताने की कैपेबिलिटी होती है, मैंने आज इन्वेस्ट किया और सीधे अब मैं विड्रॉल ही करूंगा। XIRR में क्या कैपेबिलिटी रहती है, मैंने आज इन्वेस्ट किया, अगले महीने इन्वेस्ट किया, उसके बाद इन्वेस्ट किया, उसके बाद इन्वेस्ट किया, करते क्या करते क्या करते क्या करते। समझ में आ रहा है आप सब लोगों को? इज इट एब्सोल्युटली क्लियर? ठीक है, चलिए। हाँ जी, थोड़ा सा समझना जरा। पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न जो होता है ना, पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न और एब्सोल्यूट रिटर्न सेम ही होता है, इज इक्वल्स टू एब्सोल्यूट रिटर्न। पॉइंट टू पॉइंट और एब्सोल्यूट रिटर्न बिल्कुल सेम होता है। तो मान लो आपने HDFC टॉप 100 फंड में इन्वेस्ट किया, आपका जो इन्वेस्टमेंट डेट था वो 2 जनवरी 2016 था, और आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था। जब आपने इन्वेस्ट किया था उस समय 103 रुपए की NAV की वैल्यू चल रही थी। आप 2018 में जाके इन्वेस्टमेंट को देख रहे हो, तब आपकी NAV की वैल्यू 196 चल रही है। थोड़ा सा समझना जरा। अब मुझे है ना इसमें कैलकुलेशन करना है, तो पहले तो मैं देखूंगा कितनी NAV मैंने परचेस करी थी 2016 में। तो मैंने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था, उस 1 लाख रुपए पे मैंने 103 रुपए 23 पैसे से NAV परचेस करी थी, ठीक है। तो मैं यहां कैलकुलेट कर देता हूं, 1 लाख डिवाइडेड बाय 103.23, तो मेरे पास जो टोटल नंबर ऑफ यूनिट आई थी वो थी 968.71 यूनिट्स, समझना। और 2018 में इसकी वैल्यू हो गई 196.45, तो 968.71 इंटू 196.45, देखना है इधर, 968.71 इंटू 968.71 इंटू 196.45, तो ये आपका जो वैल्यू आ रहा है अब चमक के बढ़ के, दैट इज 190,303। समझना। एब्सोल्यूट रिटर्न बताइए कितना हो रहा है आपका, एब्सोल्यूट रिटर्न बताऊं कितना हो रहा है? एब्सोल्यूट रिटर्न हो रहा है 90%। 1 लाख बढ़ के 190 हो गया, तो 90% का एब्सोल्यूट रिटर्न है 2 साल में। समझना। आपको अगर CAGR भी कैलकुलेट करना है तो CAGR कैलकुलेट कर लो, इक्वल टू RRI का फॉर्मूला मेरे को पता है, स्क्रीन में आपको नहीं दिखा रहा हूं। 2 प्रेजेंट वैल्यू 1.9 37.84, ये जो निकल रहा है ये आपका CAGR निकल रहा है कि 2 साल में हर साल आपका इन्वेस्टमेंट 37% से बढ़ा है। अब मान लो आपका दोस्त आता है, आपसे पूछता है कि यार मुझे है ना कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है।
आप उसको गोली दे देते हो कि देख मैंने भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, बहुत प्यारा फंड है, मजा आ जाएगा, मेरे को तो 37.84% का रिटर्न दिया इसने ईयर ऑन ईयर, ग्रोथ दी है इसने, और एब्सोल्यूट रिटर्न तो 90% का दिया है। समझना मेरी बात, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। क्या आपको लगता है कि आपने बिल्कुल सही तरीके से उसको गाइड करा? देखो आपने कोई झूठ नहीं बोला उसको, आपने कोई मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं करा, आपने कुछ भी मिसलीडिंग नहीं करा, लेकिन ये रिटर्न्स इतना ट्रिकी होता है। क्यों ऐसा होता है कि जब हम म्यूचुअल फंड एनालिस करने जाते हैं स्पेशली एप्स पे, ठीक है, तो वो आपको 1 ईयर, 3 ईयर और 5 ईयर का रिटर्न देता है। कभी कुछ समय बाद आप देखोगे ना तो 1 ईयर, 2 ईयर, 7 ईयर का रिटर्न देगा। कुछ समय बाद देखोगे तो 2 ईयर, 3 ईयर, 7 ईयर का। कुछ समय बाद 1 ईयर, 4 ईयर, 7 ईयर का। उनको पता है, वो पता है जो रिटर्न सबसे ल्यूक्रेटिव, अगर 5 ईयर्स का रिटर्न ल्यूक्रेटिव लिख रहा है और 3 ईयर का रिटर्न ल्यूक्रेटिव और 1 ईयर का रिटर्न ल्यूक्रेटिव है, लेकिन अगर मैं लास्ट 2 ईयर्स का देखता हूं तो अनल्यूक्रेटिव है, छोटा रिटर्न है, तो लास्ट 2 ईयर्स हटा देते हैं, वो 135 देंगे। अगर उनको लगता है कि 1 का अच्छा है, 2 का अच्छा है, लास्ट 3 ईयर्स का रिटर्न खराब है, हो सकता है आज से 3 साल पहले मार्केट बहुत ज्यादा क्रैश मार गया, ठीक है, तो वो 135 का नहीं देंगे आपको, 125 का दे देंगे। तो वो लोग ट्रिक प्ले कर जाते हैं। अपने को ये ट्रिक प्ले नहीं करनी, अपने को तो उल्टा इससे बचना है। तो जब आप इससे बचने की बात मैं कर रहा हूं ना, तब मेरे पास आता है रोलिंग रिटर्न्स। ये रोलिंग रिटर्न का कंसेप्ट है ना, ये थोड़ा सा आपके दिमाग में बिठाना जरूरी है, और वही कंसेप्ट को बिठाने के लिए मैं आपको सीधे एक्सेल पे लेके चलता हूं। इधर कहां कहां कौन कौन सी स्क्रीन में घुमा के ले आया आप? देखिए मेरे पास है ना, अभी मैंने क्या करा है, मैंने ये इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट, ठीक है, और सबसे सक्सेसफुल ग्रोथ फंड है। इसको पहले रिलायंस इंडिया ग्रोथ फंड बोलते थे, और अभी जो इसका नाम है वो है निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड, है ना, अब निप्पॉन के नाम से लिखते। तो मैंने क्या करा, 1 जनवरी 2020 से लेकर के 16 अप्रैल 2024 तक, मतलब परसों की डेट तक, मैंने इसमें सारा डेली रिटर्न, डेली एनएवी निकाला है इसका, ठीक है, कि रोज इसका डेली बेसिस पे जो शाम को एनएवी आता है वो निकाला है। अब मुझे है ना रोलिंग रिटर्न निकालना है। अब रोलिंग रिटर्न मतलब कि पिछले 20 दिन का रिटर्न कितना है, समझ रहे हो, पिछले 10 सालों का रिटर्न। मुझे नहीं जानना कि अगर मैं 1 साल पहले पैसा लगाया होता तो आज, मैं समझ रहा हूं कि आज से 10 साल पहले अगर मैं पैसा लगाया होता तो कितना रिटर्न होता। अगर मैं यही चीज 1 साल बाद कैलकुलेट करूंगा रोलिंग रिटर्न, तो उस दिन से 10 साल पहले मैंने रिटर्न लगाया होता तो कितना पैसा होता। रोलिंग रिटर्न कैलकुलेट कैसे होता है, जैसे मान लीजिए आपको, से फॉर एग्जाम्पल आपको 24 डेज का रोलिंग रिटर्न कैलकुलेट करना है। सिमिलर कॉन्सेप्ट ऑफ मूविंग एवरेज, ट्रेडिंग में जो मूविंग एवरेज होता है ना, वो यही होता है, लास्ट इतने दिनों का, लास्ट इतने मिनट्स का, लास्ट इतने आवर्स का। तो मुझे से फॉर एग्जाम्पल मैं पूरे डिलीट करके आपको फिर से समझा देता हूं कि मुझे है ना, मान लो ऐसा कि 10 दिन का रोलिंग रिटर्न निकालना है कि पिछले 10 दिनों में इसने कितना पैसा कमाया। तो देखो ये फर्स्ट 10 डेज का तो निकलेगा ही नहीं, क्योंकि इसके पहले के 10 दिन मेरे पास पड़े ही नहीं है, अवेलेबल नहीं है डेटा। तो ये 10th डे आ रहा है यहां पर, ठीक है। अब यहां पर 10th डे आ रहा है ना, तो अपन कैसे निकालेंगे पता है, RRI, या तो RRI कर दो, RRI की जरूरत नहीं है वैसे तो। अभी कितना हुआ है 1178, स्टार्ट कितने से किया था 1145 -1, इसको ऑल्ट HP कर दूंगा 00। इसका मतलब ये है कि अगर मैं 14 जनवरी को खड़ा हूं और मैं ये देख रहा हूं, मैं 14 जनवरी को स्टैंड होकर ये देख रहा हूं कि पिछले 10 दिनों का रिटर्न कितना आया है, तो 10 दिनों का रिटर्न मेरे को 2.85% दिखा रहा है। मैं अगर आज 12 अप्रैल को खड़ा हूं और 12 अप्रैल को खड़े होकर मैं देख रहा हूं कि पिछले 10 दिनों का रिजल्ट कितना आया है, तो पिछले 10 दिनों का रिजल्ट 3.75% आया है। मैं अगर 2 अप्रैल को खड़ा होकर देख रहा हूं कि 10 दिनों का रिजल्ट कितना है, तो 8.13% आया। ठीक है, रोलिंग रिटर्न है ना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये बहुत ही एक ऐसा मेट्रिक है जो हम सबको हमेशा बार बार रेफर करना चाहिए। मैं आप लोगों को रोलिंग रिटर्न आप कहां देख सकते हो किसी भी म्यूचुअल फंड का, वो दिखाता हूं। हम सबसे पहले हमारी प्यारी वेबसाइट पे जाएंगे, रूपी वेस्ट पे, और ये रहा म्यूचुअल फंड रोलिंग रिटर्न्स। यहां पर टूल्स में जाके म्यूचुअल फंड का रोलिंग रिटर्न, आप इसको ओके करेंगे। ओके करके आप देखो, आप यहां पर फंड सिलेक्ट कर लो कोई सा भी, ठीक है। जैसे मैंने मेराई असेट लार्ज एंड मिड कैप फंड को सिलेक्ट किया, और मैं इसका बेंचमार्क ले लेता हूं, से फॉर एग्जांपल निफ्टी 50 ले लो इसका बेंचमार्क, ठीक है।
और हम रोलिंग रिटर्न ले रहे हैं पिछले 3 सालों का। तो क्या बता रहे हैं पता है, पिछले 3 सालों में ऑन एन एवरेज, आज से 3 साल पहले अगर मैं पैसा डालता तो ऑन एन एवरेज मेरे को निफ्टी 17% का रिटर्न बना के देती, बट मिराई मेरे को 22% का रिटर्न बना के दिए। ये तो सिर्फ समझना, ये वाला रिटर्न तो सिर्फ पिछले 3 साल का हुआ है। आपको क्या पिछले 3 सालों के रिटर्न के बेसिस पे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। मैं ये सब चीजें कवर करूंगा हमारे एनालिसिस वाले सेशन में, ठीक है। तो अगर मैं इसमें ऊपर जाता हूं और इसको 10 ईयर्स कर देता हूं, ठीक है, तो अब ये 10 साल का ऑन एन एवरेज रिटर्न कितना दिखा रहा है मेरे को? 22%। आप समझ रहे हो, 10 साल तक अगर आप 22%, 10 ईयर्स तक अगर आपने 22% का CAGR जनरेट कर दिया, तो जो आपका 1 रुपया है ना, दैट 1 रुपया विल बिकम, जस्ट अ मिनट, इसके आगे प्लस लगाने को मेरे को, 7.3 रुपीज। आई एम नॉट किडिंग। सिर्फ 22% रिटर्न से आपका 10 साल बाद 1 रुपया 7 रुपया हो जाता है, 1 लाख 7 लाख हो जाता है, 1 करोड़ 7 करोड़ हो जाता है। सर ये सब है ना, करोड़ वाली बातें मत करो, करनी पड़ेगी। समझ रहे हो, माइंडसेट वैसा लेके आना पड़ेगा अपने को। आप यार देखो, मैं कल मेरी इक्विटी रिसर्च बैच में बोल रहा था जो अभी स्टार्ट हुई है, कि आप है ना, या तो खुद पैसा बनाना सीख लो खुद के लिए, या दूसरों के लिए पैसा बनाना सीख लो। आप बताओ दोनों में ज्यादा फायदा कौन सा है? ठीक है, किस में आप बड़ा पैसा बना सकते हो? जब आपको पता हो कि मैं खुद के लिए कैसे पैसा बना सकता हूं, या आप जब आपको यह आता है कि मैं दूसरों के लिए कैसे पैसा बना सकता हूं। आप मुझे बताओ इन दोनों में से किसमें आप सबसे ज्यादा पैसा बना सकते हो, और उसका रीजन भी मुझे कमेंट में बताना। दिस इज पार्थ वर्मा साइनिंग ऑफ। मैं अगले सेशन में आपसे बहुत जल्दी मिलूंगा, गैप ज्यादा बड़े नहीं होंगे, ठीक है। आपको मेरा सलाम और आपको मेरा नमस्कार। दिस इज पार्थ वर्मा साइनिंग ऑफ अगेन। बाय बाय।